नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकेंड ईयर EAFM पेपर 1 बैंकिंग इन मनी सिस्टम मनी एंड बैंकिंग है। उसमें हम लोग इन्फ्लेशन वाला चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें इन्फ्लेशन होता क्या है, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस करा था। तो कुछ पॉइंट है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, रिमेनिंग पॉइंट है वो आज डिस्कस कर रहा हूँ। जिसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ओपन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, खुली हुई एवं दबी हुई मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति। ये दो सिचुएशन है। एक तो ओपन, उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ों को ओपन रखती है, किसी भी टाइप का कोई भी कंट्रोल मेजर है वो यूज़ में नहीं लेती है, यानी सरकार नियंत्रण का कोई प्रयास नहीं करती है। उस सिचुएशन को ओपन इन्फ्लेशन है बोला जाता है। सेकंड, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन वो होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन की रेट है वो हायर होती है, बट गवर्नमेंट है उसके लिए डिफरेंट मेजर्स का यूज़ करती है, कई प्रकार की नियंत्रण की नीतियाँ हैं वो अपनाई जाती है, इसलिए उसको सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे ग्रेजुअली आपकी इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होती है और कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, बट ये जनरली 0 to 3% के बीच में वेरी करती है, यानी मैक्सिमम 3% हो सकती है, मिनिमम 0% होती है। इस रेट को क्रीपिंग या रेंगती हुई मुद्रास्फीति बोला जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो मोर देन 3% बट नियर बाई और मैक्सिमम 10% होती है, यानी 3 से 10% में वेरी करती है। उस इन्फ्लेशन को वॉकिंग इन्फ्लेशन बोला जा सकता है, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट मेजर्स भी होते हैं, फिर भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होती रहती है। मैक्सिमम 10% हो सकती है और मिनिमम है वो 3% इसमें इंक्लूड करा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति। ये वो सिचुएशन होती है जब आपकी इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स में पहुंच जाती है, यानी दोहरे अंकों में पहुंच जाती है। सामान्यतः इसमें 10 to 20% की रेंज को कंसीडर करा जाता है, यानी किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट है वो मोर देन 10% और लेस देन 20% होता है, उस सिचुएशन को रनिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सरपट दौड़ती हुई या कूदती हुई मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति। ये वो सिचुएशन होती है जहां पर आपकी इन्फ्लेशन है वो मोर देन 20% हो जाती है, बट 3 डिजिट्स में नहीं जाती है, यानी 20% से ज़्यादा और 100% से कम वाली सिचुएशन को गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। ये वो सिचुएशन होती है जहां पे आपकी इन्फ्लेशन 3 डिजिट्स में यानी मोर देन 100% हो जाती है, 100% से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है किसी भी कंट्री में, तो उस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित या मांग जनित मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार। ये वो सिचुएशन होती है जहां पर किसी भी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड है वो मोर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है, यानी जो आपकी कुल मांग है वो कुल पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इन्फ्लेशन होना स्टार्ट होता है, तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग जनित इन्फ्लेशन बोला जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जन्य मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की, गुड्स या सर्विस दोनों हो सकते हैं, उनकी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज होती है और उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में देखने को मिलती है, तो उस सिचुएशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या लागत जन्य मुद्रास्फीति बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई भी कंट्री रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है और उस रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, यानी जो कच्चा माल आयात किया जाता है उसकी कीमतें बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से आपके फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ने लग जाती है, तो उसे इंपोर्टेड या आयातित मुद्रास्फीति बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इन्फ्लेशन या मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, कुछ पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे, रिमेनिंग आज इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक इसमें और रह जाता है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में देखने को मिलती है। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक नेचुरल कॉजेज होते हैं और दूसरे आर्टिफिशियल कॉजेज होते हैं। नेचुरली या प्राकृतिक में ये आजकल जनरली ये प्रॉब्लम नहीं रही है। रीजन बीइंग ये उस टाइम पे होता था जब आपके यहाँ पे मेटेलिक मनी यूज में आती थी, धात्विक मुद्रा आपके यहाँ पे काम में आती थी। अब मेटेलिक मनी का कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, उसकी जगह पे पेपर करेंसी आ गया। तो ये पहले वाला पॉइंट आजकल मान्य नहीं है। सेकंड, जो आर्टिफिशियल कॉजेज हैं या कृत्रिम कारण हैं, उसमें 3-4 चीजें देखने वाली हैं, जिसमें पहला आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग आता है, हीनार्थ प्रबंधन। ये जनरली उन कंट्रीज में होता है जहां पे गवर्नमेंट को बजटरी डेफिसिट फेस करना पड़ता है, बजटीय घाटा उनको देखना पड़ता है। अब बजटरी डेफिसिट है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए जनरली गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक पे प्रेशर डालते हैं कि सेंट्रल बैंक न्यू करेंसी नोट्स हैं उनको इशू करे। न्यू करेंसी नोट जैसे ही मार्केट में आएंगे तो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज होती है, और मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जनरल पब्लिक है उसकी डिमांड कैपेसिटी या परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जब उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो उस केस में प्राइसेस इंक्रीज होने लग जाती है, और उसे अपन सामान्यतः इन्फ्लेशन या मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति बोलते हैं। सेकंड जो आता है, मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की मुद्रा एवं साख नीति। हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करा जाए तो उस केस में क्रेडिट और मनी पॉलिसी है वो कंप्लीटली आरबीआई डिक्लेयर करता है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर भी कुछ कंट्रीज में ये वाला सिस्टम भी अडॉप्ट करा जा सकता है। अब इसे गवर्नमेंट या आरबीआई जो भी पॉलिसी आप मानते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। पॉइंट वो है, एक तो मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी है। सपोज कोई भी गवर्नमेंट है वो रेगुलरली आपके बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर इनको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती हैं। उस केस में एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होते हैं, सीआरआर, एसएलआर डिक्रीज करने से मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाता है, और दोनों ही केस में जनरल पब्लिक है उसके परचेजिंग पावर कैपेसिटी यानी क्रय करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और उस केस में नेचुरली आपकी प्राइसेस है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट या आरबीआई की मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का एक कोज या रीजन बनती है। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा व साख मुद्रा के चलन में वृद्धि। एक तो मनी इंक्रीज होना, मान लीजिए आरबीआई ने न्यू करेंसी नोट इशू करा है 100 रुपीज का, ये तो हो गया आपका ओरिजिनल मनी सप्लाई। अब इसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होती है, मान लीजिए यही करेंसी नोट विद इन अ मंथ 10 पीपल्स के पास में पहुंचा है, 10 लोगों के हाथों से निकलता है, तो इसकी वेलोसिटी या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपीज। ये मनी वेलोसिटी है जिसको अपन पहले की किसी वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ये इंक्रीज होती है तो उतना ही आपका बाइंग एंड सेलिंग है वो ज़्यादा होता है। एक तो ये आपके मनी के कॉन्टेक्स्ट में है, दूसरा जो क्रेडिट मनी है, साख मुद्रा जिसकी बात करी जाती है, उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो सकती है। मान लीजिए एक बैंक से आपने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया और फिर फर्दर उसी लोन को आपने 50% है वो किसी थर्ड पर्सन को लोन दे दिया, उसने अपना 50% किसी फोर्थ पर्सन को लोन दे दिया, तो एक्चुअल में अमाउंट थी वो 1 लाख रुपीज़ की थी, फिर 50,000 आपके पास में है, फिर 50,000 किसी और के पास चले गए। इस टाइप से ये मनी है वो स्प्रेड होती जाती है और इसके चलन वेग या वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। तो उस केस में भी जनरल पब्लिक है उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज होती है, या ओवर सप्लाई ऑफ मनी होने की वजह से मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और जनरल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। अब ये दोनों ही सिचुएशन है वो आपकी इन्फ्लेशन की ओर इंडिकेट करती है। और लास्ट जो रीजन आता है इसमें डिक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा में कमी या उत्पादन में कमी। किसी भी कंट्री में मान लीजिए आपके जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो कांस्टेंट है और उस सिचुएशन में प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, तो सप्लाई है वो डिक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी तो जनरल पब्लिक में इंटरेस्ट डेवलप होता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अब सपोज वो प्रोडक्ट हर हाल में आपको परचेज करना है तो उसके लिए आप ज़्यादा प्राइस देने को भी रेडी होते हैं, और ऐसे हर पर्सन रेडी होता है तो जनरल प्राइसेस है वो इंक्रीज होने लग जाती है जो फाइनली लीड करती है इन्फ्लेशन को। तो ये कुछ कारण थे जो आपके बताते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में दो चीज़ें देखिए, एक तो
पिछले वीडियो का रिमेनिंग पार्ट जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को बताता है, जिसमें कुछ पार्ट्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस करे, कुछ पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड है वो आपके कोजेज ऑफ इन्फ्लेशन या रीजंस फॉर इन्फ्लेशन है, वो देखा है, जिसमें मेनली 4 पॉइंट्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।